तो regarding the India and UAE relationship, प्रीवियस की हाईलाइट वाज वाटर डिप्लोमेसी। तो उसी से रिलेटेड एक केस स्टडी हो गया इंडिया यूए के बीच में। यूएई के पास वाटर एक तरह से सिक्योरिटी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो उनको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन रहता है कि कैसे करें, तो डीसैलिनेशन यूज करते हैं टू टैकल द वाटर स्कैसिटी इन द कंट्री, इन द रीजन। और पूरे अरेबिक कंट्री में, हर पूरे इजिप्ट से लेकर के गल्फ, जीसीसी हो गया, ईरान हो गया, दैट इज अ वेरी डिग्रेडेड एरिया, बैरन लैंड है और डेजर्ट वाले रीजन है, इसी कारण वाटर क्राइसिस है। तो क्लीन वाटर, एक्सेस टू क्लीन वाटर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी दुबई जैसे बिग सिटी हो गया जहाँ पर वाटर ही नहीं। और भी अलग अलग एरिया जो है, रियाडा हो गए या फिर कतार में दोहा हो गए, वाटर नहीं है लेकिन बढ़ते जा रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन। तो कैसे करें, तो उस पर इंडिया ने, यूएस, इंडिया एंड यूए ने रिपल इफेक्ट वाटर स्कैसिटी पर डिस्कशन की और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का बात की। ऐसे इंडिया का नेशनल वाटर पॉलिसी, it shares the UAE concern and interest regarding the how to address the water scarcity of the country। टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन का बात की और अलग अलग एरियाज, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पॉलिसीज में भी हाउ टू मिटिगेट बाय द बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन इन द प्राइवेट सेक्टर्स, उसका बोल सकते हैं बस। तो एक आई विल जस्ट हाईलाइट कि इसमें दिया मैंने है कि जो डिसैलिनेशन मॉडल है ऑफ द इजराइल, दैट कैन बी यूज्ड बाय द यूएई एंड आल्सो द स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, जहाँ पर चेन्नई में हर साल देयर इज अ वाटर स्कैसिटी। अब वो एक तरह से नियर टू द शोर भी है, तो एक वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में लेस यूज ऑफ वाटर, मोर क्रिएशन ऑफ हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट, वो इसराइल करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं यूए और इंडिया इन द मराठवाड़ा रीजन, बुंदेलखंड रीजन, बघेलखंड रीजन, वेर देयर इज अ वाटर स्कैसिटी। तीसरा होगा कि वाटर गवर्नेंस, जो सिंगापुर मॉडल है कि कैसे वाटर को आप रीयूज करिए, इट इज मैंडेटरी, वो अप्लाई कर सकते हैं यूएई और इंडिया में। और बस अभी इफ यू वांट टू ऐड, हम्म, मानसी, नहीं ठीक है, यही है, मेरे को भी कोई एडिशनल पॉइंट नहीं आ रहा अभी। वी हैव ये तो डिस्कस दिस वन। कर लिया। हाँ, सो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के रिगार्डिंग आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस या फ्रेमवर्क जो है प्रॉपरली अभी तक नहीं था, तो उनको फर्स्टली रिकग्नाइज किया जाएगा। और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस लाइक जैसे हम फिनटेक कंपनीज की बात करते हैं, तो उनमें ग्रोथ अभी काफी ज्यादा देखी गई है, उनके नंबर्स काफी इंक्रीज हो रहे हैं। पीपल आर रिलाइंग ऑन द फिनटेक सर्विसेज, तो इसलिए उनकी रेगुलेशन और इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए पहले सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस जो वो अपने आप को खुद रेगुलेट करेंगे, तो वो कितना ट्रांसपेरेंटली या प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, गाइडलाइंस जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, कितने क्रेडिबली दे आर वर्किंग, जो डिस्क्लोजर्स है क्या वो टाइमली डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए आरबीआई ने एक जैसे फ्रेमवर्क रिलीज किया रिगार्डिंग देम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हम देखते हैं कि जो पावर लाइंस हैं, मतलब दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दैट डिक्लाइनिंग नंबर्स। तो उनको यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली बात की जा रही है कि एज एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो पावर लाइंस हैं क्या वो अंडरग्राउंड कर देनी चाहिए, बट वहाँ पे भी चैलेंजेस यही हैं कि कॉस्ट इंटेंसिव है, टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, तो दैट इज अ चैलेंज। तो जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पावर केबल्स हैं उनको अंडरग्राउंड रिकैलिब्रेट करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स, दे आर पार्टनर, एंड जो रेन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, तो रेन्यूएबल एनर्जी से भी वी कैन सी कि that can also be one of the alternatives to conserve their numbers, because you are seeing great Indian bustard, they are on the brink of extinction.
तो frequent collision with the cables and power lines in the core habitats in Gujarat and Rajasthan. तो उनका core habitat region है, desert like conditions. And तो यहाँ पे बस as a solution यही बात हो रही है. हम्म। तो जनरेशनल शिफ्ट देखने को मिल रहा है जब हम इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे हैं, इवन वर्ल्ड लेवल पे. तो लाइक वंस इन अ जनरेशन शिफ्ट एंड टू सस्टेन दैट ग्रोथ. तो इंडिया में देखा जा रहा है कि इंडिया जैसे पहले आईएमएफ में भी रिकग्नाइज किया है कि इंडिया इज वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं इन द वर्ल्ड इकोनॉमी. गिवन कि वेस्टर्न वर्ल्ड में देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंजेस, साउथ ईस्ट एशिया में डिफरेंट चैलेंजेस हैं, तो इंडिया स्टिल वी आर लाइक इन अ नाइस मैनर हम सारे चैलेंजेस को डील और हैंडल बैलेंस कर पा रहे हैं, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट्स है वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट. तो सर्टेन नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, लाइक वी कंट्रीब्यूट 20% द वर्ल्ड्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन इन द नेक्स्ट डेकेड. Indian economy would be close to $35 trillion by 2047. Like when we'll be like completing 100 years of independence. So next 25 years में $35 trillion of mark. That's huge. So तरीके से ये इसी चीज को हाईलाइट किया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं. जो पॉलिसीज है उनको सपोर्ट करने के लिए ले मतलब एफडीआई के चाहे हम अट्रैक्ट करने की बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने की बात करें, रेजिलियंस इंडियन इकोनॉमी को हम इंक्रीज करने की, उसको और स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं. तो दैट्स देयर. एंड बाकी कंट्रीज जैसे कंपेयर किया जा रहा है, जापान की बात करें, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर, तो उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ अबाउट 10% फॉर 3 डेकेड पीरियड. तो ये कुछ एक फिगर है. तो यहाँ पे भी अगेन इंडिया ही ब्राइट स्पॉट में अगर बाकी कंट्रीज की भी बात करते हैं. हम्म। तो अभी तक जैसे हमने बात करी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के ऊपर हो रहा है, तो उसके मल्टीप्लायर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है. उसके जो बायंसी के इम्पैक्ट होंगे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, दे आर मैसिव. औशक आप कवर कर लो इसको. मतलब ये एवरग्रीनिंग का बात हो रहा है कि इट इज एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैव इंट्रोड्यूस रूल दैट इट इज मेकिंग हार्डर फॉर द मेकर ऑफ डिस्पोजेबल प्लास्टिक टू लेबल प्रोडक्ट एज बायोडिग्रेडेबल. तो जब ग्रीन वॉशिंग का बात करें तो एग्जांपल है ग्रीन वॉशिंग का कि हाँ. बायो प्लास्टिक होता नहीं है लेकिन आप लेबल कर देते हैं, और एक तरह से दे आर डम्प्ड इनटू द barren land, or they causes clogging of the roads, sewage, etc. तो इंडिया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2024 लास्ट वीक उसमें बोला है कि इट फाइंड्स द बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक टैक्टिक्स, और कि बिकॉज इट कॉजेज डिग्रेडेशन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन स्पेसिफिक इन्वायरमेंट जैसे सॉइल, लैंडफिल एक्सेट्रा. और माइक्रो प्लास्टिक जो उसमें से पर्कुलेट होता है, इट impacts the overall health of the biodiversity and human and animals. Microplastic has been found in the human blood also. It is major source of pollution affecting river and ocean. तो इसका बोल दी बाकी CPCP only consider biodegradable plastic sample that has degraded 90%. लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि ऐसा प्लास्टिक बना रहा हो सिर्फ 40% डिग्रेड हो रहा है, 30 लेकिन लिख दे रहे हैं बायोडिग्रेडेबल उसको, तो दैट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल. तो वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से ग्रीन वॉशिंग का एक केस. एग्जाम्पल. बस बस ये. ये वहाँ के ये कि 90% अगर डिग्रेडेबल है वो तभी बायोडिग्रेडेबल का जो लेबल मिल सकता है, सीपीसी CPC मैंने बोला है. स्टैंडर्ड्स है. इसको लिख लो. तो ये वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करते हैं कि डिस्ट्रक्शन जो नेचुरल हैबिटेट्स है, डिफॉरेस्टेशन, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से वी आर सीइंग, चाहे लेपर्ड्स की बात करो या एलिफेंट्स की बात करते हैं, तो दे आर मूविंग आउट ऑफ देयर कोर जोन जो उनके हैबिटेट्स है, इन अगेन सर्च फॉर द रिसोर्सेज. वाटर की बात करो, फूड की बात करो. सो दिस इज द रीजन. तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर role becomes important. So they said the region does not have
any major forest cover. तो depleting forest cover is the reason. And उसके अलावा wild animals, they are coming out search of the basic necessities, food and water के लिए. So leopard का IUCN status क्या है? वल्नरेबल। Vulnerable है, ठीक है. तो यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि लाइक लेपर्ड वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड व्हेन इट स्केल्ड अ ट्रांसफॉर्मर. तो ये रीजंस भी लाइक जितना ज्यादा वो बाहर आएंगे अपने हैबिटेट जोन से, तो ये चैलेंजेस और इंक्रीज हो जाते हैं जो उनके पॉपुलेशन के लिए और रिस्की हो जाते हैं. तो ओवरऑल जो फूड वेब है उसमें भी जो बैलेंस है दैट कैन ऑल्सो गेट समवेयर डिस्टॉर्टेड. एंड एक हम्म। एस्पेक्ट और आता है एनिमल क्रूएलिटी का, कि कैसे लाइक ह्यूमन बींग्स उनको अटैक कर देते हैं. या इवन ह्यूमन सेफ्टी का भी एक एलिमेंट आता है कि लाइक ऐसे वीडियोस आते रहते हैं सोशल मीडिया पे कि आप उनकी वीडियो बना रहे हो एनिमल्स की, बट दैट इज डेंजरस. हम्म। नेक्स्ट आई विल टेक अप दिस वन। हम्म. तो न्यूक्लियर एनर्जी, इंडिया में 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में प्रेशर हेवी वाटर रिएक्टर, यूरेनियम टू प्लूटोनियम, प्लूटोनियम को यूज करें सेकंड स्टेज में, फास्ट ब्रीडर में। उसके बाद थर्ड स्टेज है थोरियम। तो इंडिया अभी सेकंड स्टेज पर है। इंपॉर्टेंट जगह कहाँ पर? कल्लापक्कम, कुंडमकुल्लम, कायगा, काकड़ापुर, तारापुर, नौरा, और एक और राजस्थान में अभी हुआ है, और हरियाणा में भी अभी जस्ट खुला है, देखना पड़ेगा। तो करेंटली कैपेसिटी 7.4 गीगावाट। इसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है 30 तक, 2030 तक 22.4 गीगावाट है। अब ये टारगेट है इतना, अब इसको मीट कैसे करेंगे? फाइनेंस इज इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कहाँ से आएगा फॉर द सेकेंड स्टेज एंड फर्स्ट स्टेज? तो उसी से रिलेटेड एक COP 28 में 2023 में जब दुबई में हुआ था, उसमें बात हुआ कि न्यूक्लियर एनर्जी इट्स वेरी इन इम्पोर्टेंट, इट इज इट इज इनडिस्पेंसिबल फॉर मीटिंग द क्लाइमेट चेंज गोल। सब कंट्री के लोग आए थे वहां पर, डिक्लेरेशन वॉज साइन बाय 22 लीडर्स। और IAEA एटम्स फॉर नेट जीरो प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट फॉर पीटी। ये बात की थी कैसे न्यूक्लियर एनर्जी विल बिकम अ पार्ट ऑफ द डीकार्बोनेशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर पावर एमिट्स 4 टाइम लेस कार्बन देन सोलर फार्म। तो इसको लिख सकते हैं एंड अदर विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल। न्यूक्लियर सप्लाई 24/7 होता है एज कम्पेयर टू सोलर फार्म। इंडिया में जो कॉस्ट है एनर्जी का, इट इज लेस देन सोलर पावर टैरिफ। 2 रुपीज किलोवाट आवर है, जो अभी तारापुर में फर्स्ट कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट हुआ पहलगढ़। तो कॉस्ट कम है, 24/7 है, लेस कार्बन एमिशन है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट है। और ये रिसाइकलिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, सोलर फार्म में रिसाइकिल करना पड़ेगा अगले 30 साल में पूरे सोलर पैनल को, इसमें नहीं है। लैंड उसमें बहुत ज्यादा चाहिए, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, इसमें नहीं है, छोटे लैंड में हो सकता है। लॉन्गर लाइफ साइकिल इसका ज्यादा है। तो देखा जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी इज इंडिस्पेंसेबल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीटिंग द क्लाइमेट चेंज रिगार्ड। और इंडिया का 2070 हम पंच अमृत है टारगेट है, वो अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर। फायदा कहाँ पर है, इंडिया का क्या गोल है, कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है इंडिया में। अब बात करते हैं कि फाइनेंस कैसे होगा। तो पहली बात है कि न्यूक्लियर फाइनेंस करने के लिए ओवरऑल आपको सस्टेनेबल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। जो बिग न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, 3000, उसको छोटा करके 500 600 वाले कर लेंगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। उससे एक अवेयरनेस बढ़ेगा। दूसरा, जो न्यूक्लियर थ्रेट से रिलेटेड एक स्टिग्मा है दिमाग के अंदर में कि न्यूक्लियर पावर इज नॉट सस्टेनेबल और इट इज वेरी हार्मफुल, वो खत्म करना पड़ेगा लोगों के दिमाग के अंदर में। दूसरे, प्राइवेट इन्वेस्टर और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स है ऐसे ADB, NDB, वहां पर दे हैव नॉट मेड मच इम्पैक्ट इन द न्यूक्लियर एरिया। सिर्फ वो फंडिंग दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो में, सोलर में, एक्सेट्रा। तो वहां पर थोड़ा बिहेवियर चेंज लाना पड़ेगा। उसके बाद आता है कैसे, एक मॉडल है उसका नाम है कोऑपरेटिव मॉडल, दैट इज बीइंग यूज्ड इन फ्रांस, साउथ कोरिया, रशिया, UK। यहाँ पर क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर आते हैं, कोई एक कंपनी का नहीं होता न्यूक्लियर। एक ग्रुप ऑफ कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट एक कंपनी का नहीं होता है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर आता है, दे पूल द अमाउंट और एक जगह इकट्ठा होता है। उसके बाद वो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग जगह पर न्यूक्लियर एनर्जी में, उसका ऑपरेशन,
उसका बिल्डिंग, सब चीज। और ओनरशिप भी रहता है, वो शेयर होता है, एक जन का पर नहीं होता। तो उससे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, लो कॉस्ट इन द कैपिटल, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाता है। लॉन्ग टर्म उनको एक पैसिव इनकम मिलने लगता है। तो ये हो गया एक अलग मॉडल दैट इज बीइंग यूज्ड इन सेवरल अदर कंट्रीज। फिर बस हम्म। डिटेल हो गई। नेक्स्ट। ये हो गया है ट्विन स्टार्स डन। यहाँ पे संजीवन सजना, तो इम्पोर्टेंट क्रिकेट प्लेयर, तो लाइक वुमेन प्रीमियर लीग हो रही है, लाइक ऑनलाइन वी हैव आईपीएल। तो दिस इज ऑल्सो स्पोर्ट्स में भी जैसे जो जेंडर इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है वुमेन स्पोर्ट्स को या वुमेन पार्टिसिपेशन, तो थिंग्स आर चेंजिंग। तो शी इज प्लेइंग फ्रॉम मुंबई इंडियंस। बट यहाँ पे जैसे अगेन ऑक्शनिंग की बात आती है, तो शी इज बिन पिक्ड फॉर ₹15 लाख। तो कंपैरेटिवली इतना कंपटीशन यहाँ पे नहीं है, या फिर इतना ज्यादा वैकेंसी की इवन स्पॉन्सरशिप जो है वो यहाँ कंपेयर टू आईपीएल इतना ज्यादा नहीं है। तो वो एक इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की जो बात आती है। एक्स पाकिस्तान कैप्टन सईद अहमद passes away। यहाँ पे उनके स्कोर्स की बात की गई है। मैरी कॉम नेम्ड चीफ डी मिशन। वी नो कि इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स जो है, लाइक बॉक्सिंग में शी इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर। सो पेरिस ओलंपिक्स 2026 की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन एंड एथलीट्स कमीशन भी है। तो डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स और their unparalleled dedication to sports, inspiring journey, जो उनकी नेचुरल चॉइस थी, जो उन्होंने अगेन जो बोलते हैं कि गट फीलिंग जो वो चाहती थी उन्होंने वही किया। शी स्टूड अप फॉर दैट, एंड अगेन नेचुरल चॉइस टू गाइड एंड देन मेंटोर द एथलीट्स। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो उनकी लर्निंग्स रही, शी विल बी प्रोवाइडिंग गाइडेंस। ओके, वी आर डन, तो वी कैन नाउ समराइज। प्रवेश। Okay, so today in the newspaper we talked about two diseases in the primary. Number one, the kidney, which is known as NAPRO also. तो उसमें हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम जो है, हमारी लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा हमारा जो फूड इनटेक है, जो वाटर इनटेक है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जिसकी वजह से स्टोन्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो किडनी है हमारी मेल फंक्शन या फिर फंक्शन करने में इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ जो सिंपल सी ट्रीटमेंट है हमारे यहाँ, जो कि बहुत स्टिग्मा है उसको लेकर भी, दैट इज डायलिसिस। उसको कराने में भी अगर हम बात करें तो लोग कराने से घबराते हैं, बिकॉज उसके अंदर आपका जो पूरा ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है और बहुत ही पेनफुल एक प्रोसेस होता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जन आरोग्य मिशन की, जिसके अंदर आपको 5 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन दिया जाता है, उसके अंदर जो है इसको इंक्लूड करने की जरूरत है। अभी फिलहाल में ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस की हमने बात की, तो एक नेम है यहाँ पे जो अर्थराइटिस को डील करने करता है दवाई, DMARDS, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। फैक्ट चेकिंग यूनिट हम बात कर रहे हैं काफी दिनों से कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं आईटी रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके फैक्ट चेक यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहती है, जिसका जो नोडल एजेंसी होगी PIB होगी। वो देखेगी कि जो भी आप इंफॉर्मेशन पब्लिक करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया से करे, चाहे वो अथॉरिटेटिव सोर्स से करे, चाहे वो कॉर्पोरेट हाउसेज से करे, वो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है या नहीं फैला रही है, और उसको स्क्रूटिनाई करने के लिए PIB फैक्ट चेक यूनिट बनाएगी। लेकिन यहाँ पर कंसर्न सिंपल सा एक ही है कि गवर्नमेंट का बायस अगर है तो वो कैसे पता लगेगा, और वो कैसे उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस कौन लगाएगा। इनकम इनइक्वालिटी की बात हमने की तो वो बढ़ी है 1997 से। नेशनल वेल्थ जो है वो 1% लोगों के पास है, और 40% अराउंड वेल्थ 1% लोगों के पास है, ऐसा टाटा और ऐसी रिपोर्ट बोलती है। तो कहीं ना कहीं हमारे DPSP भी इसको कम करने की बात करते हैं, आर्टिकल 39 हो गए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, तो नेचुरल इनइक्वालिटी को तो प्रमोट आप कर सकते हैं,
लेकिन इनकम इनइक्वालिटी को जब आप प्रमोट करते हैं तो सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रेस क्रिएट होता है, सोसाइटी के अंदर एगोनी, इनजस्टिस और इन्फीरियोरिटी की भावना क्रिएट होती है, जिससे आप जो है अलग अलग तरीके से देखते हैं कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ दी अंडर डेवलप्ड लोगों का ज्यादा हो। इसके बाद वाटर में हमने देखा कि एक रिपोर्ट आई यूएन की, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसका पूरा टाइटल है वाटर एंड प्रोस्पेरिटी एंड पीस। इसके अंदर 35 नेशन एंटिटीज हैं। मेसोपोटामिया सिटीज के बारे में हमने देखा कि दो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो वाटर स्पेस है और आपस में कंफ्लिक्ट रहता है, लगाश एंड उम्मा। इसके अलावा हमने डिस्कस किया इन डिटेल कि क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, प्रिकॉशन से लेके मिटिगेशन से लेके अडेप्टेशन तक, जिसमें हमने मिस्टी प्रोग्राम की बात करी, स्पोन सिटी की बात करी। इसके अलावा हमने जल जीवन मिशन की बात करी, पानी समिति की बात करी, वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी, वाटर सेट डेवलपमेंट की बात। वाटर अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो डिप्लोमेसी का पार्ट है। कल ही हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड वाटर रिवर मैनेजमेंट की बात इंडिया करता है और करना चाह रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना के साथ हमारी जो क्रॉस स्टेट रिवर्स है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, इंदस और मेघना रिवर आती है। इसके अलावा इंडिया और यूएई के अंदर जब हम बात करते हैं डिजर्टिफिकेशन, तो कहीं ना कहीं यूएई जो हमारे अरब पेनिनसुला और यूएई, कतर, बहरीन, गल्फ रीजन्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिजर्टिफिकेशन के शिकार हैं। तो इंडिया एज अ पार्ट ऑफ वाटर डिप्लोमेसी उनको सपोर्ट करने का काम भी करता है। अलग अलग जब हम बात करते हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी है, ट्रेड भी है, टूरिज्म भी है, एजुकेशन सेक्टर भी है, कॉर्पोरेट सेक्टर भी है। इसके अलावा डीसैलिनाइजेशन मॉडल ऑफ इजराइल है, जिसको यूज किया जाता है और तमिलनाडु रीजन में ऐसा इसको यूज किया गया। सिंगापुर मॉडल भी है वाटर गवर्नेंस के ऊपर, जिसको हम टैग कर सकते हैं व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ऑल इंडिया म्यूचुअल फंड एसोसिएशन। ये सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने आप को, सेबी इनके ऊपर रेगुलेट करता है, लेकिन अपने आप के जो रूल बनाएंगे वो कैसे तय होंगे? आरबीआई जो फ्रेमवर्क देगा 2024 के अंदर, ऐसा आरबीआई का कहना है। एक हमने बात की कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जब जो फ्लाई करते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो हैवी केबल्स के शिकार हो जाते हैं, बेचारे करंट लग के मर जाते हैं। तो इसको डील करने के लिए नोडल एजेंसी क्या है? सेंट्रल ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया यूटिलिटी लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर एक कंपनी है, 2003 के अंदर आई, और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की होली सब्सिडरी कंपनी है। प्रीलिम्स के अंदर आप इसको हेल्प कर सकता है ये फैक्ट आपके लिए। सीपीसीबी हमने देखा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को तभी डिक्लेयर करता है जब वो कहता है कि 90% इसके जो कंपोनेंट्स है वो डिग्रेड होने चाहिए, बायो प्लास्टिक जिसको बोला जाता है। लेकिन इसमें कंसर्न है कि अगर उससे नीचे है तो ग्रीन वॉशिंग हो जाती है, ऐसा कर रहे थे। न्यूक्लियर फाइनेंसिंग में हमने काफी डिटेल में बात की कि जो इंडिया है उसका टारगेट है 7.8 गीगावाट का और 22 तक बढ़ाने का बाय 2023। COP28 दुबई के अंदर होती है। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर, न्यूक्लियर फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेनिफिट बताए जाते हैं, कैसे सोलर हाइड्रो से कम सस्ता, कोस्ट एफिशिएंट, ऑपरेशनल कॉस्ट कम। इसके बाद लैंड एक्विजिशन नहीं करनी है, लाइफ टाइम ज्यादा है। पंचामृत टारगेट 2070 का जो हमारा टारगेट है उसमें अहम भूमिका निभाएगा। कैसे कर सकते हैं? पूल ऑफ फंड कैसे आएगा? बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर को में ना करके आप छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बना दीजिए, जिसमें प्राइवेट सेक्टर पूल कर देंगे मनी, इक्विटी बढ़ जाएगी, बेटर रिटर्न, एश्योर्ड रिटर्न मिलेंगे, और मोटिवेशन आएगा प्राइवेट सेक्टर को कि न्यूक्लियर फाइनेंसिंग करते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक साइक्लिक इकोनॉमी और डायरेक्ट इम्पैक्ट देगी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर। तो आज हमने इतनी चीजों के बारे में बात की है, और इसी तरीके से हम अपना जो शेष नेतृत्व है न्यूज़पेपर के ऊपर उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आप जुड़े रहिए अंशरकारी के साथ। धन्यवाद।